बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त स्टडी कर रहे हैं इंटर क्लास सब्जेक्ट फिज़िक्स से और फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। न्यू बुक है हमारे पास मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस को स्टडी कर रहे हैं, उनके मॉलिक्यूलर थ्योरी को। इससे पहले हमने बहुत सारे लॉज वगैरह उसको डिफाइन कर चुके हैं। आज का हमारे पास सवाल जो है, डिफाइन कीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस की काइनेटिक थ्योरी क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए किसको, बेसिक पोस्टुलेट को बताइए हमारे पास किसके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। अब यहाँ पे कहता है कि काइनेटिक थ्योरी है क्या पहली चीज। तो इसको समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके कार होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो कहते हैं बहुत छोटे अंदाज के अंदर, यानी कि बहुत छोटे लेवल के अंदर। यानी कि अगर हम थ्योरीज गैसेस की बात करें तो उसके एटमों की स्टडी को, पार्टिकल की स्टडी को, नंबर ऑफ मोल की स्टडीज को, इन चीज़ों को हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक कहलाएगा हमारे पास। और मैक्रो जो होता है हमारे पास वो फिजिकल होता है, ज़्यादातर केमिकल भी होता है, नज़ारा होता है सामने से। जो मैक्रो होता है उसमें हम टेम्परेचर देखते हैं, उसमें हम प्रेशर देखते हैं, उसमें वॉल्यूम चेक कर रहे होते हैं, मास क्वांटिटी दे रहे होते हैं, नंबर ऑफ मास दिया होता है ग्राम के अंदर, उसको स्टडी का मैक्रो कहलाता है। हम बड़ा लेवल होता है आपस मॉड्यूल का। लेकिन इस वक्त हमारा जो टॉपिक है हमारे पास वो मैक्रो नहीं है, माइक्रोस्कोपिक मॉडल है हमारे पास। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए। अब ये एक वर्ड आ गया हमारे पास आइडियल गैसेस, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। देखिए आइडियल गैसेस के अंदर लॉसेस नहीं होते। लफ्ज आइडियल का मतलब है एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉसेस, यानी कि लॉसेस वहां पे नहीं है। रियल गैसेस जो होती हैं हमारे पास, देखें दो टाइप की गैसें पाई जाएंगी। एक पे स्टडी करते हैं हम आइडियल गैस पे, एक करते हैं रियल पे। जो रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर लॉसेस वगैरह होते हैं, लेकिन जो आइडियल गैसेस होते हैं ये लॉसेस फ्री होती हैं। यहाँ पर इनमें लॉसेस वो नहीं होते, वो काउंट नहीं करते, ठीक है। इस वक्त हमारा टॉपिक है बेस कर रहा है वो आइडियल गैस के ऊपर बेस कर रहा है, तो ठीक है। तो अब अंदाजा हो जाएगा आपको कि आज का पूरा टॉपिक आइडियल गैस के ऊपर ही बेस करेगा, ठीक है जी। तो काइनेटिक थ्योरी क्या है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर डेवलप्ड। जो काइनेटिक थ्योरी बनी है गैसेस की, यानी गैसेस के बारे में जो काइनेटिक थ्योरी पेश की गई है वो किस बेस के ऊपर है? माइक्रोस्कोपिक मॉडल के ऊपर है। किसके? आइडियल गैस के, जिसके अंदर हम मैटर इज ट्रीटेड एज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जिसमें हम ये कहते हैं कि मैटर जो है, मैटर का मतलब जब मैटर की बात करते हैं तो तीनों स्टेट यहाँ पे हम पास स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास गैसेज हैं, सॉलिड है, लिक्विड हमारे पास है, ठीक है। तो मैटर की तीनों स्टेट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं इस वक्त हमारा चैप्टर है वो गैसेस के ऊपर है, तो इसलिए हम गैसेस पे ही बात करेंगे। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी को, और कब वो गैसेस को कंसिडर कर रहे हैं, वो आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं, फ्री ऑफ लॉसेस कंसिडर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक बेस पे अंदर एटम के, पार्टिकल के, मॉलिक्यूल की स्टडी जो होगी उसे कहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहा जाएगा। ये थ्योरी जो है इसके डिस्क्राइब करती है प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर किसके? मॉलिक्यूल्स के। तो मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाएगी हमारे पास। मॉलिक्यूल्स से मुराद होता है एटम भी होता है, मॉलिक्यूल्स से मुराद ग्रुप ऑफ एटम भी होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए अभी। तो हम एटम की स्टडी होगी या ग्रुप ऑफ एटम की स्टडी होगी, जिसको हम मॉलिक्यूल कह देंगे, ठीक है जी। एटम की स्टडी हो या ग्रुप ऑफ एटम की स्टडी हो रही हो, यहाँ लिखा हुआ है ना, एटम लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ एटम भी लिखा हुआ है। तो एटम की स्टडी हो या ग्रुप ऑफ एटम की हो, उसको हम मॉलिक्यूल ही कहेंगे। यानी कहने का मकसद लुबेलुबाब ये है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, कि आप एटम की प्रॉपर्टीज, एटम के बिहेवियर, ग्रुप ऑफ एटम की प्रॉपर्टीज, ग्रुप ऑफ एटम के बिहेवियरों को जो डिस्क्राइब करता है वो है काइनेटिक थ्योरी। और इसके अंदर हम मॉलिक्यूल और बेसिस पे स्टडी कर रहे होते हैं आइडियल गैस को, ठीक है जी। इसके मेन पोस्टुलेट क्या है, इसके मेन प्रॉपर्टीज क्या थ्योरीज पेश की गई थी? तो बेसिक पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर एस अंडर। देखिए बुक के ही लिखे हैं मैंने, कोई अपने पास से इजाफा नहीं कर सकता, इसको इजी करने की कोशिश की जो है। अ गैस कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। कहता है पहला जो उसका रूल है वो ये कहता है कि जो पोस्टुलेट है उसका पहला पोस्टुलेट ये है, गैस कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। एक गैस के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स कहा जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द गैसेस ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम होगा, अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में है यानी एक से ज़्यादा है तो एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर
जब एटॉमिक फॉर्म में कंसिडर कर रहे होंगे तो एटम्स होंगे, इनकी स्टडी हो रही होगी, और जब कंपाउंड फॉर्म में होगा, कोई ग्रुप फॉर्म में होगा तो ग्रुप ऑफ एटम होगा हमारे पास। कहने का मकसद ये है पहला पॉइंट के अंदर गैसेस जो हैं उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के अंदर, इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी हम इस मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। देखो ऊपर भी ये बात कर रहे हैं, भी यही बात कर रहे हैं। और डिपेंड मॉलिक्यूल डिपेंड करता है गैस की डिपेंड के ऊपर करता है कि वो एटम बेस पे या मॉलिक्यूलर ग्रुप ऑफ एटम में। डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट, सेकंड पार्ट आ गया, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहता है जो वॉल्यूम है, सॉरी डेफिनेट करें, फाइनाइट लिखा हुआ था, सॉरी इसको करेक्ट कर लेते हैं। अ फाइनाइट नंबर ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो फाइनाइट वॉल्यूम होता है जिसको आप वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं, अगर एक कमरे के अंदर हम स्प्रे कर दें तो मॉलिक्यूल सब जगह फैल जाएंगे। गैस पार्टिकल है ना, गैस की स्टडी करें, अगर परफ्यूम में अगर उसको हम स्प्रे करते हैं पूरे रूम के अंदर क्या होगा, गैस पार्टिकल फैल जाएंगे। अब उसके वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो फाइनाइट वॉल्यूम होगा गैस का वो कंसिस्ट करता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा वॉल्यूम जो फाइंड आउट हो सकता हो उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस assumption is justified by experiment by standard condition. There are 3 × 10⁻25 molecule per cubic meter. ठीक है, देखें इसको दोबारा बताता हूँ। पहली बात हमारी क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात में हमें फाइनाइट वॉल्यूम है, इनफाइनाइट वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है। फाइनाइट है जिनको हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम को उस गैस के, उसमें बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसने कहा कि एक्सपेरिमेंटली किस तरह से हम इसको एक स्टैंडर्ड बनाएं, तो उसने कहा क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है और 1 मीटर क्या है उसकी वो हाइट है। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशनों का जो क्यूबिक मीटर बनेगा। वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब m⁻3, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। देखें ये फिक्स क्वांटिटी दे दी गई है। ये आपका ई कैट, एम कैट सबके सवाल हैं आपके, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको को 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, वो 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल। टू मच बता रहा है पार्टिकल्स, देख रहे हैं हम। उसने कहा अगर अफाइनाइट वॉल्यूम है किसी गैस का, उसमें बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, तो उसके लिए कितना एक स्टैंडर्ड बना, स्टैंडर्ड बना कि 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी विड्थ है और 1 मीटर वो हाइट है, यानी वॉल्यूम जो बना। तो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर कितना हमारे पास होगा मॉलिक्यूल होंगे, 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इन मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कहता है जो साइज है मॉलिक्यूल का, ये तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर, एरिया नहीं वॉल्यूम। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल है, 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन कहता है कि ये तो बहुत सारे हैं, एक का साइज कितना है, तो वो तो बहुत ही छोटा है, आंख से कहाँ नजर आएगा आपके। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर, वो इतना छोटा होता है देन सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान का जो फासला है उससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है एक मॉलिक्यूल। सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कितनी होती है, वो 3 × 10⁻10 मीटर होती है। कहता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक की जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 3 × 10⁻10 मीटर है। इससे भी छोटा होता है साइज किसका, मॉलिक्यूलर का। साइज ऑफ मॉलिक्यूलर इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब वो कहता है कि बहुत छोटे साइज का मॉलिक्यूल होता है जो नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का फासला कितना, वो 3 × 10⁻10 मीटर है। इतने सारे 3 × 10⁻25 माइनस नहीं प्लस है। देखें ये मॉलिक्यूल हैं 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में, और एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का फासला कितना आ रहा है, 3 × 10⁻10 मीटर आ रहा है। इससे इस फासले से भी छोटा, यानी 0 के बाद 0.0 के बाद 90 लगाएं, उसके बाद 3 आएगा, तो ये डिस्टेंस है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। और जो मॉलिक्यूल का साइज है वो इससे भी छोटा है, इससे छोटे साइज का मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का इतना फासला है, और 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर कितने होते हैं, 10⁻25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और एक गैस के अंदर जो होते हैं पार्टिकल जो होते हैं उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है।
3 पॉइंट हो गए आपके। चौथा पॉइंट कहता है द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में, गैस है ट्रांसलेशनल मोशन होता है, यहाँ गया वहां गया, टकराता रहता है, घूमता फिरता रहता है, जिग जैग रैंडम किस्म का इसका मोशन होता है। तो मॉलिक्यूल मूव इन ऑल डायरेक्शन विथ वेरियस स्पीड कोलाइड इलास्टिकली। ठीक है, तो हर गैस की अपनी होगी, वेरियस स्पीड से मुराद ये है कि जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल अलग होंगे, हीलियम गैस के मॉलिक्यूल अलग होंगे, इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। तो इसलिए तमाम गैसों के जो मॉलिक्यूल है, एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, इनका साइज शेप होता है, उनका स्ट्रक्चर शेप वगैरह चेंज होते हैं, उनकी वेलोसिटीज भी चेंज होती हैं। तो मॉलिक्यूल्स मूव्स इन ऑल डायरेक्शन होते हैं विद वेरियस स्पीड, अलग स्पीड, कोलाइड इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ना तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होती है, बट कंजर्व द मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम क्या होता है, वो कोलिजन का वो सेम रहता है, उसे कहते हैं कंजर्व द मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा, याद रख लीजिए, इलास्टिक कोलिजन में नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कब, जब गैस आइडियल है। अगर रियल गैस होगी तो वहां पे लॉस होता है, याद रख लें। लेकिन हम जो इस वक्त स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, वो आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हैं, रियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, तो रियल गैस में लॉस होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आइडियल गैस। तो इलास्टिक मोशन वो होता है जिसमें नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और कंजर्व्ड होता है मोमेंटम टू ईच अदर एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। यानी कि क्या मकसद हुआ, ईच अदर, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से भी टकराता है, मॉलिक्यूल दीवार से भी, कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहा होता है। तो वो तमाम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, स्पीड मुख्तलिफ होती है, लेकिन किसके लिए, मुख्तलिफ गैसों की मुख्तलिफ गैस के लिए। ठीक है जी, इलास्टिक होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट कहता है मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के अलावा वो कहीं पे भी टकराते हैं तो मॉलिक्यूल अपनी जो है वो कोई फोर्स, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर, उससे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो नहीं होती। कहने का मकसद ये, एक मॉलिक्यूल के का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, ना ही कोई रिपल्जिव फोर्स होती है, ना तो अट्रैक्टिव होती है ना रिपल्जिव फोर्स होती है। कोई भी एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं होती ड्यूरिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान, सिवाय कोलिजन के टकराने के दौरान, टकरा गया वो एक अलग केस है, आया सामने आया मॉलिक्यूल और टकरा गया हमारे पास। ठीक है, तब तो एक अलग केस है। लेकिन अगर मूव कर रहा है वो, तो वो आपस में पास से गुजर जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा, ये अपनी फोर्स उस पे एक्सर्ट करेगा, ऐसा नहीं करता, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। टकराना एक अलग केस है। मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, ना कोई रिपल्जन होती है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, तो वो टकराते नहीं है, टकराने के बाद अलग हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, दे मूव फ्रीली इन द स्ट्रेट लाइन, वो सीधी लाइन के अंदर मूव करते रहते हैं। मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जाते जाते गोल स्पिन हो गया, घूम गया, ऐसा नहीं कर रहा है, स्पिन नहीं कर रहा है, सीधा जा रहा है। गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो सीधे जा रहे होते हैं, वो स्पिन नहीं कर रहे होते, एकदम से जाके स्पिन करेगा, ट्रांसलेशन मोशन होते हैं। जब उनको एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो उनके मोशन में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो वो मूव करेंगे अलग डिफरेंट डायरेक्शन से, वाइब्रेट भी कर, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस, बिहेवियर दे सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। लॉ ऑफ मैकेनिक्स आर एज्यूम्ड टू बी एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जितने भी मैकेनिक्स के नाम सारे एप्लीकेबल होते हैं मॉलिक्यूल के मोशन के हवाले से। 6 पोस्टुलेट दिए हुए थे, 6 पॉइंट दे रखे थे। पहले पॉइंट में कहा कि जितने सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं एक गैस के अंदर, वो सारे जो पार्टिकल होते हैं उनको मॉलिक्यूल कहा जाता है। जितने सारे पार्टिकल्स होंगे सबको मॉलिक्यूल कहा जाएगा। दूसरा ये कहा गया, उसने कहा कि जो एक मॉलिक्यूल जो है कितना एरिया में होता है, वॉल्यूम के हिसाब से बात किया तो जो वॉल्यूम होता है पर क्यूबिक मीटर के अंदर, 1 क्यूबिक मीटर में कितना मॉलिक्यूल आ जाते हैं, वो 3×10⁻⁵ हो जाते हैं। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कितना फासला है, 3×10⁻⁻10 मीटर है हमारे पास।
ये जो मोशन करते हैं तमाम डायरेक्शन में करते हैं, इलास्टिक होते हैं, नो लॉस ऑफ काइनेटिक होती है और मोमेंटम कंजर्व होता है, बिफोर आफ्टर का बराबर होता है। मॉलिक्यूल कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते आपस में दूसरे के साथ, टकराना एक अलग केस है उसका। एब्सेंस के अंदर एक्सटर्नल फोर्स के वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स देंगे, बाहर से कोई फोर्स लगेगी तो वो अपना स्ट्रेट लाइन बिहेवियर को छोड़ देंगे। मैकेनिक्स के सारे लाइफ में एप्लीकेबल है। ठीक है जी, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी था हमारे पास, KMT भी कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, 6 पॉइंट थे, इजी तरीके से जितना इजी हो सकता था मैंने आपको ये डिफाइन कर दिया। होपफुल कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आज सवाल है वो है, एक्सप्लेन कीजिए प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस के ऊपर बताइए गैस का प्रेशर क्या है, प्रेशर होता क्या है गैस का। अब जनरली हम जानते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी कंटेनर में होते हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन कर होते हैं, स्ट्रेट लाइन तो जा रहे होते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, दीवार के साथ भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं। जब वो टकराते हैं दीवार के साथ तो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस कर देते हैं प्रेशर को। ठीक है, फिर हमने एक चीज़ अभी पहले पोस्टुलेट में पढ़ा कि वो जो होता है इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि मोमेंटम टकराने से पहले का और टकराने के बाद का भी सेम रहता है, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो नहीं होता। ये आइडियल गैस की हम स्टडी कर रहे हैं, सारी स्टडी हमारी आइडियल गैस की है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक में गैस प्रेशर ऑफ गैस स्टडी करेंगे उसमें हम एक कंटेनर ले लेंगे जिसमें नंबर ऑफ गैसेस भरी हुई हैं हमारे पास, बहुत सारे पार्टिकल्स, पहले ही बताया था आपको, जैसे मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा है इसको, हमारे पास सारे काउंट कर रहे हैं। हम जब चेक कर रहे होते हैं जी मॉलिक्यूल चेंज हुए या नहीं चेंज हुए, क्वांटिटी चेंज हुई या नहीं हुई, तो उसको काउंट करके गिन लेते हैं। यहाँ भी गिनने का नहीं है, यहाँ पे n क्वांटिटी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एक हमारे पास वॉल्यूम के अंदर, एक कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। अब इतने सारे मॉलिक्यूलों को एक साथ स्टडी तो नहीं कर सकते, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम उसके एक मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं जो क्यूबिक शेप होता है, यानी 3 डायमेंशनल शेप होता है, क्यूब शेप जो होता है 3 डायमेंशन शेप होता है, इसमें एक्स एक्सिस भी आ रहा होता है, वाई एक्सिस भी आ रहा होता है और जेड एक्सिस भी आ रहा होता है, तीनों एक्सिस आ रहा होता है। ठीक है, ये एक्स वाई, यहाँ जेड लिखना भूल गए, यहाँ पे आप जेड लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं ये क्यूबिक का ये इस तरह से शेप बने हुए हमारे पास, जैसे पूरा क्यूब का शेप है। पार्टिकल जो है वो मूव करेगा वॉल के साथ, मैंने ये शेडेड कर दिया कि ये एक दीवार है जो ABCDA है, यहाँ से गए घूम के वापस आ गए। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रहा है हमारे पास, शेप इसका दीवार का। पार्टिकल सारे के सारे यहाँ भी इस दीवार से भी टकराएंगे, उस दीवार से टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, इधर इस दीवार का जो बैक रिफ्लेक्शन है वहां भी टकराएंगे, ऊपर भी टकराएंगे, नीचे भी टकराएंगे, वो चारों तरफ टकराएंगे पार्टिकल। लेकिन सारी स्टडी एक साथ हम नहीं कर सकते, पहले एक पार्टिकल को स्टडी करेंगे, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल के अंदर चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम पूरे कंटेनर की स्टडी कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक क्यूब शेप का हमारे पास एक कंटेनर है हमारे पास, जिसमें एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m है, और ये पैरेलल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। देखें एक्सिस नजर है, इस एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल है, तो ये इसके साथ बिल्कुल पैरेलल है। तो एक एक्स डायरेक्शन के अंदर पहले पार्टिकल को स्टडी करेंगे, फिर सब सारा उससे कैलकुलेशन निकल आएगी, तो वाई पार्टिकल और जेड पार्टिकल को भी उसमें ऐड कर लेंगे, फिर पूरे क्यूब का, पूरे उस कंटेनर का हमें प्रेशर मालूम हो जाएगा, कितना प्रेशर होता है एक कंटेनर के अंदर। अब हमने ये कहा कि जो दीवार बनी हुई है ABCDA, इस दीवार से इस दूसरी दीवार तक का, एक वाई एक्सिस बात नहीं कर रहे, दूसरी दीवार जो शेड नजर आ रही है उस तक का जो फासला वो L है। एक पार्टिकल क्या करेगा, ये यहां से मूव करेगा और टकराएगा इससे। जब टकराएगा तो हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन है ये, तो वो टकराने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस तो नहीं करेगा, और साथ में टकराने से पहले का जो मोमेंटम है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने का बाद का मोमेंटम बिल्कुल सेम होंगे, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ से ये राइट जा रहा था, टकराने के बाद वो वापस बैक आएगा, यहाँ का रुकेगा नहीं, वापस जाएगा पीछे, बैक दीवार से टकराएगा और फिर आके दोबारा कोलाइड करेगा हमारे पास। ठीक है, जाहिर बात है जब इतना फासला है तो ये टाइम भी लेगा यहाँ से जाके वापस आने में, उसको डेल्टा टी कह देंगे टाइम को हम। तो हम इस पार्टिकल की स्टडी करेंगे और उससे पूरा एक रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकलों को सबको लेके आएंगे। ठीक है, जब एंड के अंदर हम यहाँ नीचे पहुंचेंगे, देखिए सब दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे
वही जो हमने लिया हुआ था, एक इसका एक्स डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल लिए थे, फिर वही वेलोसिटी जो होगी वाई डायरेक्शन की भी लेंगे, फिर जेड की भी लेंगे, कंबाइन कर देंगे और फिर ये हमारा जो था सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन किया हुआ है इसको समझाने के लिए आपको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ना है आज इसके अंदर। तवज्जो के साथ देखना पड़ेगा आपको। तो एक्सप्लेन करना है प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के एम टी, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर का एम। बुक में तो काइनेटिक थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहा जाता था। ये कहता है प्रेशर ऑफ गैस क्या है, तो प्रेशर इज डेवलप, प्रेशर डेवलप होता है या अकर्स होता है ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो पार्टिकल टकरा रहे होते हैं दीवारों के साथ, क्या करते हैं, वो प्रेशर को डेवलप कर देते हैं, अकर करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टोटल मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड। इस पूरे प्रोसेस में जिसमें प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, तो टोटल मोमेंटम जो होता है गैस का वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्व से मुराद क्या होता है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा उसमें। यानी कि मोमेंटम में चेंजिंग नहीं आती, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आती। लेकिन इस वक्त जो हम जैसे प्रेशर के को मालूम करेंगे गैस का, तो उसके लिए सिर्फ एक ही डेरिवेशन चलाएंगे हम, मोमेंटम ऑफ गैसेस से ही आगे बढ़ेंगे इसको लेके हम। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको। तो प्रेशर डेवलप होगा इलास्टिक कोलिजन से, यानी कि कोई लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में, ना ही कोई लॉस होगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम में भी कोई कमी बेशी नहीं आएगी, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेंगे उसके। कंसिडर कर लिया क्यूब हैविंग साइड एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक क्यूब ले लिया हमने जिसकी एक साइड है, जैसे एक साइड है यहाँ से यहाँ तक की एक साइड है जो क्या है एल है, बिल्कुल पैरेलल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। जैसे मैंने भी दिखाया, यहाँ पे दिखाया, ये पूरी एक साइड एल, यहाँ से इस दीवार, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दीवार का फासला है वो एल है, बिल्कुल ये पैरेलल है, ये बिल्कुल पैरेलल है इसके साथ। ठीक है जी, तो एक क्यूब है जिसकी साइड है एल और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ ऑफ द क्यूब। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल कहा जाता है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द क्यूब, बहुत सारी तादाद के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है इस क्यूब के अंदर। ईच मॉलिक्यूल मास भी एम, जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास भी क्या है, वो एम है। अब हम जानते हैं अगर ये फर्स्ट क्या हाइड्रोजन गैस भर रखी है, तो हाइड्रोजन गैस के जो एक मॉलिक्यूल का मास होगा वो दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, चौथे का भी होगा, पांचवे का भी होगा, छठे का भी होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो एक मॉलिक्यूल के मास हमने कंसिडर कर लिया कि वो एम है, एज शोन इन साइड फिगर, यहाँ पे दिखा दिया मास उसका क्या है, वो एम है। ठीक है, तो बहुत सारों की एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, पहले एक मॉलिक्यूल की, एक पार्टिकल की हम स्टडी करेंगे। नाउ सिंगल मॉलिक्यूल विथ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v1। ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, किस वेलोसिटी से, v1 से मूव कर रहा है। ठीक है, अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये बिल्कुल जाके टकरा रहा है इस दीवार से, लेकिन पैरेलल है किसके साथ, एक्स, ये भी यहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस भी इस डायरेक्शन में, बिल्कुल पैरेलल है ये इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इट विल कोलाइड टू द फेस ऑफ द क्यूब ए बी सी डी ए। ये जो फेस है, मैंने फेस बना दिया, इसको शेडेड कर दिया, ए बी सी डी ए। इस फेस से क्या करेगा, वो टकराएगा और पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ विथ इट्स एक्स एक्सिस वेलोसिटी कंपोनेंट। जो इसका जो कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होगी और एक्स कंपोनेंट की, वो v1x कहलाएगी क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है जी, बट द अदर y एक्सिस कंपोनेंट velocity v1y and z axis velocity component v1z remains unaffecting as shown in the figure। इसमें सिर्फ क्योंकि ये पैरेलल है इसके साथ, तो ये क्या होगा, वही प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे हम वहाँ पे। जब पैरेलल है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, परपेंडिकुलर में वो जीरो हो जाएगा। तो इसका जो y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा, वो जीरो होंगे, वो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे होंगे इसके ऊपर क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहे होंगे। पैरेलल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ मैक्सिमम रिजल्ट हासिल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी पहले फर्स्ट ईयर के अंदर, वही चीज़ आती है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा कोई केस नहीं है, हम उसको स्टडी नहीं करना चाह रहे। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बात, वो पॉइंट आ गया होगा आपके जहन के अंदर कि ये पैरेलल है, तो जाहिर बात है ये पैरेलल की वजह से क्या हो रहा है इसके अंदर,
इनके दरमियान में कॉस एंगल जो है जीरो बन रहा है, जीरो बन रहा है, तो यहाँ कॉस जीरो क्या होता है, 1 हो जाएगा और मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। और ये जो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके साथ, तो 90 होगा तो वो जीरो हो जाएगा। जेड वाला भी परपेंडिकुलर होगा तो वो भी 90 करके जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं डॉट प्रोडक्ट पे ले गया आपको, ये पूरा समझाने का नहीं है यहाँ पे, लेकिन समझा दिया, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एक्स एक्सिस कंपोनेंट ही इफेक्टिंग होगा, बाकी वाई और जेड इस पार्टिकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। शॉन इन साइड फिगर अनुसार है। व्हेन इट कोलाइड एंड रीबाउंड इलास्टिकली, अब जाहिर बात है थोड़ा सा इसको पढ़ने लेते हैं ताकि इजीली हमें पढ़ने में भी नजर आए। ठीक है जी, यहाँ तक आ गई बात कि इसमें एक्स ये पैरेलल था एक्स के साथ, तो इसलिए मैक्सिमम रिजल्ट देगा, लेकिन वाई और जेड के ऊपर जीरो देगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी आ गई। अब कहता है व्हेन इट कोलाइड एंड रीबाउंड इलास्टिकली इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ये गया जाके टकराया इस दीवार से, ए बी सी डी ए से टकराया, तो उसने क्या हुआ, रिबाउंड किया, वापस में भेजा, उसको वापस भेजा तो पीछे जाएगा। अब पहले डायरेक्शन यहाँ थी, अब डायरेक्शन उलट हो जाएगी उसकी। ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी v1x, वेलोसिटी वही रहेगी, मास वही रहेगा m मास रहेगा, वेलोसिटी v1x रहेगी, लेकिन टकराने के बाद ये मास भी इसका वही रहेगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी भी v1x रहेगी। ना तो मास में चेंजिंग आएगी टकराने के बाद, और ना ही उसकी वेलोसिटी में तक, क्योंकि ये इलास्टिक है, इलास्टिक के अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा है। दिस मॉलिक्यूल मूव्स बैक एंड कोलाइड बैक वॉल, ये जब टकरा गया, टकराने के बाद वापस आया, रिबाउंड हुआ, तो ये सीधा इसके ये वॉल पूरी शेड नजर आ रही है, ये जाके अपने पीछे वाली इस वॉल पे जाके टकराएगा, रिबाउंड करके वहां जाके बैक जाके टकराएगा, अगेन वहां से वापस आएगा और फिर टकराएगा अपनी इसी दीवार से, जाएगा आएगा टकराएगा, ऐसा से मोशन होता रहेगा, ये वॉल इस वॉल के दरमियान में टकराता रहेगा बार बार ये। ठीक है जी, टकराने से पहले मास टकराने के बाद भी m रहेगा, टकराने से पहले टकराने के बाद की वेलोसिटी भी v1x ही रहेगी। लेकिन कितना फासला, जब यहाँ से टकरा के गया तब l कवर्ड किया, और टकरा के जब वहां से वापस आके यहाँ टकराएगा तो दोबारा भी l हो जाएगा, डबल फासला हो जाएगा। ये हम आगे देखेंगे जाके। ठीक है, फिलहाल ये कि इसने कोलाइड किया, इलास्टिक था, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं होगा, ना वेलोसिटी में, मास तो चेंज वैसे ही नहीं होता। विद द सेम वेलोसिटी v1x से रिबाउंड करके पीछे आएगा और बैक जाके वॉल को जाके हिट करेगा, और वहां टकराने के बाद वापस आके इसको फिर हिट करेगा। मैंने कहा दिस मॉलिक्यूल मूव्स बैक, ये मॉलिक्यूल वापस पीछे गया, एंड कोलाइड द बैक वॉल, जो पीछे की वॉल है, ये जो शेड नजर आ रही है इसको टकराएगा, एंड अगेन हिट द फेस वॉल, ये जो फेस वॉल आगे की नजर आ रही है ABCD, उसको दोबारा करेगा विद अ रेगुलर इंटरवल। यहाँ से टकराने के बाद गया और वहां से टकरा के वापस आके जब दूसरी बार जब टकराएगा तो कितना टाइम लेगा, रेगुलर इंटरवल, वो डेल्टा टी होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे भी। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स द प्रेशर, जब ये टकराएगा और फिर दोबारा के टकराएगा तो अब ये अपना एक हिस्सा डाल देगा, एक मॉलिक्यूल एक हिस्सा डाल देगा प्रेशर डेवलप करने के लिए। ठीक है जी, तो सारे मॉलिक्यूल यही काम करेंगे तो फिर टोटल प्रेशर आ जाएगा। अभी टोटल की बात नहीं हो रही, अभी एक ही पार्टिकल की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। टकराएगा, जाएगा, टकराने के बाद एल फासला तय करके यहाँ आएगा, इस वाल से टकराएगा, फिर दोबारा एल फासला कवर्ड करके दोबारा आके फिर इसको हिट करेगा। 2 बार ये एल होगा, एल प्लस एल 2L हो जाएगा, डबल फासला हो जाएगा, फिर वो जनरेट कर देगा एक प्रेशर और कंट्रीब्यूट कर देगा अपना हिस्सा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग द प्रेशर, जब ये प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा फ्रॉम द सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल, तो मोमेंटम बिफोर कोलाइड बी, मोमेंटम जो हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इसका m है, वेलोसिटी v1x है। ठीक है, तो मोमेंटम बिफोर कोलाइड, टकराने से पहले का मोमेंटम जो है मास इंटू v1x है, एंड द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो माइनस में होगा, क्योंकि जाते वक्त मोमेंटम इधर था, आते वक्त मोमेंटम इधर होगा, तो क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है कि वन साइड राइट है और आफ्टर वाला लेफ्ट जा रहा है, तो वो माइनस साइन के साथ लिया जाएगा। अगर हम ये बात करें बिफोर मोमेंटम भी है, आफ्टर मोमेंटम मिल गया है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा सिंगल मॉलिक्यूल का, तो चेंज इन मोमेंटम इन सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी बोलेंगे। वो क्या होता है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम माइनस द आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। बिफोर वाले को हमने पॉजिटिव साइन किया है, हमने बिफोर को पहले ले लिया, माइनस अपनी जगह, ये वाला माइनस में बताया था हमने, तो उसको माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। वही m1 है, v1x है, वही m है, वही v1x है, दोनों सेम सेम है, क्या होगा, 2 टाइम हो जाएगा तो चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये तो हो गया मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, ये मोमेंटम बिफोर था, दूसरा वाला भी सेम था लेकिन माइनस साइन था, अपोजिट डायरेक्शन से।
ट्वाइस हो गया, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस हो गया। ठीक है जी, अब हम ये बोलें कि ये कितना फासला कवर किया इसने, टकराया गया फिर टकराया, तो फासला हो गया इसका 2l। कितना टाइम लेगा यहाँ से, इंटरवल का फिक्स इंटरवल, एक ही टाइम में जाता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास तो चेंज होता ही नहीं है। वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं हो रही तो जो पहली बार हिट करेगा जिस टाइम से, दूसरी बार भी उसी टाइम में हिट करेगा, चौथी बार भी उसी टाइम में हिट करेगा, 100 बार भी हिट करना पड़ा तो वही एक टाइम होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं है। तो कहता है द कवर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, पहली बार टकराने के बाद गया और फिर आके दूसरी बार टकराया, यानी 2 बार का जो कोलिजन का सक्सेसिव कोलिजन का डिस्टेंस कवर्ड है, वो डिस्टेंस कितना है, पहले जाके एल जाके फिर वापस आएगा तो भी एल होगा, तो 2l हो जाएगा वो। टू द वाल ABCD वाल से टकराने के बाद गया और फिर वापस आके टकराया, तो कितना फासला हुआ, टकराने के बाद जब वहां जाएगा तो l और वहां से वापस आएगा तो 2l, तो 2l होगा। इन टाइम इंटरवल कितना, उसको डेल्टा टी कहा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, मास चेंज होता नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो ये डेल्टा टी टाइम बाद दोबारा आके टकराएगा, फिर तीसरी बार टकराएगा डेल्टा टी टाइम के बाद, फिर चौथी बार 100 बार भी आके टकराना पड़े तो यही टाइम रहेगा डेल्टा टी, क्योंकि कोई एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है। ठीक है जी, पॉइंट गेट कर रहे हैं आप लोग ये। ठीक है जी, अब हमने कहा कि ये तो फासला कवर करता है जब एक बार टकराने के बाद गया और वापस आकर टकराया, तो ये फासला ठीक है। टाइम कितना लिया उसने, डेल्टा टी लिया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा डेल्टा टी। ठीक है जी, एक तो जेड रह गया तो डेल्टा टी वो लिख लीजिएगा। देन तो अब होगा क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। टाइम तो उसने लिया डेल्टा टी, कितना फासला था, टकरा के गया वापस आया 2l था, वो 2l लिखा भी है 2l। तो वेलोसिटी कौन सी, v1x है, तो क्यों एक्स कंपोनेंट की स्टडी कर रहे हैं हम, v1x क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अगर हम इसको शफल कर दें, डेल्टा टी को वहां ले जाएं और v1x को यहाँ ले आए तो ला सकते हैं। v1x यहाँ पे आ गया नीचे हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा यहाँ से यहाँ आ गया तो ये टाइम आ गया, तो ये वो टाइम है 2l बाय v1x, जो इंटर बार बार रिपीट होकर टकराता रहेगा इसी टाइम से। ठीक है जी, अब ये तो हो गई सिंपल। अब हम जानते हैं जब कोई पार्टिकल टकराता है और टकरा के बाउंस बैक करता है, ये इम्पल्स होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको इम्पल्स कहते हैं। फर्स्ट टाइम में याद होगा, मेरे लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे तो शायद देख लीजिएगा दोबारा, नहीं तो जब भी कुछ टकरा के बाउंस बैक करती है इट इज कॉल्ड इम्पल्स। जो इम्पल्स होता है हमारे पास, अब वो क्या किस तरीके से होता है उसको बताते हैं आपको। यहां तक तो हो चुका था हमारा, ठीक है ना, टाइम निकाल चुके हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय सिंगल पार्टिकल मॉलिक्यूल बी F1, जो फोर्स दीवार पे लगी F1 सिंगल मॉलिक्यूल ने लगाई, जो M1 के M जो गया था v1x के साथ जाकर टकराया, वो F1 फोर्स थी किस वाल पे, ABCD है, जो शेडेड लाइन दिखा रखी थी, पार्टिकल जगह टकराया तो वो फोर्स क्या थी, वो F1 थी। इन द टर्म ऑफ मोमेंटम, अगर हम चले जाएं वही जो मोमेंटम बात कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्ट बाय द सिंगल मॉलिक्यूल। इम्पल्स में चले गए हम, मोमेंटम बी द इम्पल्स, और वो टकराए के वापस आएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर, इसलिए मैंने इम्पल्स भी लिखा। F1 ठीक है बराबर होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आगे क्या है, रेट के साथ। रेट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय टाइम। रेट का मतलब है डिवाइड बाय टाइम, तो मैंने डेल्टा टी लगा दिए। चेंज इन मोमेंटम क्या है, डेल्टा पी हमारे पास है, डेल्टा पी अभी निकाल चुके हैं आप। फोर्स बराबर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये मोमेंटम इम्पल्स वाला होता है, इसमें रिटर्न भी आएगा, टकरा के वहीं खत्म नहीं जाएगा, वापस भी आएगा। ठीक है, F1 अपनी जगह पर है, डेल्टा पी अभी हमने ऊपर निकाला है, ट्वाइस आया था हमारे पास। ठीक है, ये आया था ट्वाइस में आया था, 2mv1x आ गया हमारे पास। चेंज इन मोमेंट और डेल्टा टी क्या था, वो था 2l/v1x। डेल्टा टी ये रहा, डेल्टा पी ये रहा, डेल्टा पी की जगह डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा पी की जगह डेल्टा पी की वैल्यू रख दी। डेल्टा टी की जो वैल्यू है 2l/this, तो डेल्टा टी की जगह उसकी वैल्यू रख दी। यहाँ v1x डिवाइड करता, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो मैंने सिंपल दिखाया मल्टीप्लाई। इस 2 से 2 काट दें आप, नीचे क्या बचा, खाली l बचा, m बचा ऊपर, v1x है, ये v1x है, तो क्या होगा, v1x स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया एक पार्टिकुलर की एक मॉलिक्यूल की हमारे पास फोर्स आ गई। अभी तो एक पार्टिकल ने लगाई ये फोर्स x डायरेक्शन में,
किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन, एक पार्टिकल में। तो n मालिक्यूल भरे हुए थे उस कंटेनर के अंदर, तो n मालिक्यूल जो लगाएंगे एक्स डायरेक्शन के अंदर जो लगाएंगे, तो हम सबको जमा करना पड़ेगा। सिमिलरली ऑल n मालिक्यूल्स इनसाइड द क्यूब। अब पूरे क्यूब में बहुत सारे मालिक्यूल भरे हुए थे हमारे पास, हमने एक मालिक्यूल को स्टडी किया, क्यों? एक मालिक्यूल जाकर टकराया, उसने चेंज इन मोमेंटम भी लिया, उसका डेल्टा टी भी निकाला और उसका फोर्स भी निकाल लिया, जो रिपल्जन फोर्स भी वहां पे मिल रहा था हमारे पास। ये तो एक पार्टिकल ने क्या, या एक मालिक्यूल के लिए आप, तो इसमें तो n मालिक्यूल भरे हुए हैं इसका क्यूब में। तो सिमिलरली ऑल n मालिक्यूल इनसाइड द क्यूब, उस क्यूब के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जो n मालिक्यूल्स भरे हुए, टोटल फोर्स F फॉर ऑल n मालिक्यूल एक्सर्ट विथ वेलोसिटी v1 टू v1 फ्रॉम v1 v2 v3 सो ऑन चले गए वहां तक। ठीक है, इसको डबल आ गया, ये इसको एक ही बार कर लेते हैं। ठीक है, और ये कॉमा हो, ठीक है, सही, अब सही हो गया ये। तो कहता है कि ये तो F1 फोर्स लग रही थी, ठीक है, वेलोसिटी v1 थी। जो F2 फोर्स लगेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो उस कंटेनर का यही रहेगा L, मास उसका वही रहेगा M, मास भी चेंज होगा, तमाम पार्टिकलों का मास सेम है। क्यूब का लेंथ, ये मास किसका है, ये क्यूब का नहीं है, ये मालिक्यूल का है। मालिक्यूल का मास वही रहेगा, लेंथ वही रहेगी क्यूब की, लेकिन वेलोसिटी जो है फोर्स 1 है तो v1 से बताएंगे, फोर्स 2 है तो वो v2 से बताएंगे, v3 vn। ऑन द वॉल जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाकर लग रही है, भी हम वाई और जेड की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स को स्टडी किया हुआ है। फोर्स टोटल क्या होगी एक्स डायरेक्शन में, सारी वो F1 से लेके हमारे पास, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ठीक है, ये करेक्ट कर लिया। ये F बराबर है F1 प्लस F2 प्लस F3 सो Fn। जितने भी n नंबर ऑफ फोर्स जाके टकराएंगे वॉल के राइट साइड वाली वॉल पे, ABCD पे जाके टकराएंगे, जितने सारे भी हों, लेकिन सारे यहाँ नहीं टकराएंगे, वो तो ऊपर भी टकराएंगे, लेफ्ट भी टकराएंगे, राइट भी टकराएंगे, अप डाउन हर जगह पे हो रहा होगा। हमने एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वाई और जेड की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन के अंदर जितने पार्टिकल जा रहे हैं, एक पार्टिकल ने F1 लगाया, दूसरे पार्टिकल ने F2 लगाया, तीसरे ने F3 लगाया, आखिरी पार्टिकल जो होगा n जो भरा हुआ होगा वो Fn लगाएगा, F अपनी जगह पे। F1 वाले में क्या होगा, लेंथ वही रहेगी, F2 वाले की भी लेंथ वही रहेगी, यानी कंटेनर की लेंथ सब जगह पे n तक के लिए भी लेंथ वही रहेगी। मास तमाम पार्टिकलों का सेम है, क्योंकि गैस एक ही है, कोई दूसरी गैस तो है नहीं हमारे पास। तो सेम पार्टिकल हैं तो सेम मालिक्यूल्स का मास है हमारे पास, ठीक है, m कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है हमारे पास, पहला पार्टिकल v1x है, दूसरा पार्टिकल ये लगा रहा होगा, थोड़ा v2x लगा रहा होगा, तीसरा वाला v3x लगा रहा होगा, चौथा वाला आखिरी वाला क्या लगा रहा होगा, vnx लगा रहा होगा। ठीक है जी, अब हमने कह दिया कि तमाम पार्टिकल जो जाके ABCD वॉल पे जाके टकरा रहे हैं, वो F1 से लेके Fn तक वाले जो हैं एक्ट कर रहे हैं हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होके, वो इस तरह से आ गए। ठीक है जी, अब हमने कहा कि हम जानते हैं टोटल प्रेशर ऑफ ऑल n मॉलिक्यूल इक्वल टू, अब प्रेशर का फार्मूला हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो वो बराबर होता है टू द टोटल फोर्स ऑफ n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट पर एरिया। कितने एरिया पे जाकर लग रहे हैं, किसके, ऑफ द वॉल ABCD, वॉल तो ABCD है, एरिया जो हमारे पास है वो A है हमारे पास, F जो है वो फोर्स लग रही है। ये सारी जो फोर्स हैं F1 से लेके वहां तक वाली जो F आई है यहाँ से L तक का, वो F पूरा लिख दिया मैंने उठा के, यहाँ से उठाया यहाँ लिख दिया। एरिया क्या है, एरिया में 2 डायमेंशन होती हैं, लेंथ एंड विड्थ, यानी कि अब विड्थ तो उसकी काउंट नहीं होगी, लेंथ और हाइट काउंट हो जाएगी। 2 डायमेंशन, वो भी L ही रहेंगे, सेम रहेंगे हमारे पास, क्यूब है। ठीक है, अब एरिया की 2 डायमेंशन लेंथ विड्थ आ गए, LL तो क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। अब ऊपर सारे प्लस के अंदर हैं, तो इसका मतलब नीचे L है, L का एलसीएम ले लें पूरी टर्मों का, तो L ही ऊपर टर्म में जो एलसीएम लेंगे L ही आ जाएगा। L सबका कॉमन है, तो ऊपर की टर्म सारी की सारी ऐसी की ऐसी आ जाएगी यहाँ तक n तक। ये L ऊपर डिवाइड करा, नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले ही 2 थे, तीसरा वाला ऊपर वाला नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा तो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, ऊपर वाला स्टेप ऐसे का ऐसे ही है हमारे पास। ठीक है जी, अब ये L क्यूब ऐसे ही रहा, इनमें से भी m कॉमन था, m बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया, v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर, सो ऑन चलता जा रहा है हमारे पास।
ठीक है, अब हमने ये कहा कि एल क्यूब जो है डिवाइड करा था इसको एम के नीचे रख दिया हमने, बाकी को ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट करके शो करा दिया हमने, क्वेश्चन 1 कर दिया। ठीक है, अब दो तरीका थे इसके, जो बुक ने फॉलो किया मैंने उसी को फॉलो कर लिया, वरना एक तरीका आसान और भी था, अब इसको डिस्कस नहीं कर रहा मैं। वी नो डेट ऑल molecules n that exert the pressure on the wall ABCD साइड पे जो n मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट वॉल्यूम बी एन वी, उसको हम कह रहे हैं एन वी कह रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम को, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हो, और या ये कह लें एन वी बराबर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एल की भी वॉल्यूम है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये इसके बराबर है मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बराबर है किसके, एन वी के, मॉलिक्यूल्स एन मीन्स मॉलिक्यूल्स, और पर यूनिट वॉल्यूम एल क्यूब बराबर होता है एन वी के। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एल क्यूब बराबर है इसके, तो ये एल क्यूब यहाँ डिवाइड कर रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे शेफिल कर दिया, इसको यहाँ लेगा उसको यहाँ लेके आ गए, क्यूब एल क्यूब वहाँ चला गया, एन भी यहाँ आ गया, एन अपनी जगह पे, तो एल क्यूब यहाँ था, इसकी वैल्यू यहाँ से उठाई यहाँ पुट कर दी सिर्फ एल क्यूब की जगह पे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल क्यूब, ये वाली इन इक्वेशन को 1 में पुट कर दी, यहाँ पे एल क्यूब की जगह एम अपनी जगह पर है, ये वी एक्स वाले वी एन तक अपनी जगह पर है, सिर्फ एल क्यूब की जगह क्या आ गया, एन ओवर एन वी आ गया। ये एन वी डिवाइड करा तो अपनी जगह मल्टीप्लाई कर देगा एम को, तो उसने एम को मल्टीप्लाई कर दिया एन वी, नीचे वाला n जो था वो अपनी जगह n रहा, बाकी अपनी जगह पर है। ठीक है, अब इस n को मैंने, क्योंकि इसको एक डिवाइड लाइन कंसिडर की मल्टीप्लाई कर रही है, ये इसके नीचे भी है इनके नीचे भी है, तो क्या यहाँ लगा दूँ या वहाँ लगा दूँ, मैंने इसके नीचे लगा दिया, पूरा ब्रैकेट यानी कि पूरा ब्रैकेट के नीचे आ गया, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, यहाँ किसी एक जगह लग सकते हैं मल्टीप्लाई में, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा है एन वी से भी और एम से भी, तो नीचे वाला जो एन है चाहे इसके नीचे रखूँ या यहाँ रखूँ या किसी एक के नीचे रखता हूँ, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में हर एक के नीचे आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में सिर्फ एक के नीचे आएगा। ठीक है जी, आ गया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे अब एकदम से चेंज कर दिया, अब ये मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम वो कहलाता है डेंसिटी रो, ये पी है ये रो है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के, तो ये जो एन वी है, एन वी जो है ये क्या है, ये पर वॉल्यूम है, ऊपर ही पड़ा था यूनिट वॉल्यूम पर वॉल्यूम, तो ये मास के नीचे ही कंसिडर होता है। ठीक है, तो मास अपॉन पर वॉल्यूम, मास अपॉन पर वॉल्यूम रो है, ये पूरा पूरा काउंट हो गया, किसके बराबर हो गया, रो के बराबर। अब ये सारी वेलोसिटियों का स्क्वायर, और अब ये n तक है तो n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो एवरेज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो, एवरेज, यानी कि अगर एक टर्म है, दो टर्म, तीन टर्म, n टर्म है तो n से डिवाइड कर दें, तीन टर्मों को प्लस कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 3 कर दें, अगर 100 टर्मों को प्लस कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड बाय 100 कर दें, n टर्म्स हैं n से हम डिवाइड कर दें, ये सिंपल एवरेज होता है, इसे कहते हैं एवरेज। अगर स्क्वायर्स में हो तो रूट मीन स्क्वायर कहलाता है, फिर वो ये जो बार आता है ना, ये बार का मतलब ये बार नहीं है, ये रूट मीन स्क्वायर यानी कि रेडिकल है, ये बुक ने नहीं डिफाइन किया और मैंने कंफ्यूज से बचाने के लिए इसको ज़्यादा नहीं डिफाइन किया, लेकिन समझा देता हूँ, ये याद रख लीजिए, किसी भी स्क्वायर टर्मों का एवरेज जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर कहलाता है, RMS कहलाता है हमारे पास। ये बार का मतलब बार नहीं, ये रेडिकल है ये। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ सिंपल जो बुक ने दिखाया था ये एवरेज वेलोसिटी फंक्शन दिखाया, तो ये पूरा पूरा एवरेज में आ गया, बार लगा दिया, रूट मीन स्क्वायर है। वी नो डेट, ये टर्म होती है ना, बी द एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाती है, VRMS कहलाती है। देखिए इस वक्त अभी आप इंटर के अंदर हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको ये VRMS इतना नहीं आएगा, आगे बुक में चैप्टर पढ़ेंगे होता है इसमें शायद नजर आए करंट के अंदर, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, टेलीकॉम में जाएंगे, तो VRMS बहुत आएगा ये आपके पास, तो वो यही जब याद आएगा आपको, फिर मेरी ये बात याद आएगी कि पढ़ाया था कि एवरेज जो होता है और किसी का स्क्वायर टर्मों का रेडिकल निकालते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर कहलाता है हमारे पास वो। अभी इसका चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं आपको सिंपली बता दूंगा आपको कि ये क्या है, ये एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS कहते हैं इसको, फॉर ओनली एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स की है तो ये एक्स कंपोनेंट में। नाउ टोटल एवरेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट क्या होगी, अब ये तो एक्स कंपोनेंट की है,
ऐसी वाई की निकलेगी, क्योंकि मालिक्यूल्स तो सेम है, सबका मास भी वही है, सबकी डेंसिटी भी वही है, सबकी स्पीड भी वही रहेगी। कुछ एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे, कुछ वाई एक्सिस के साथ पैरेलल मूव करेंगे, कुछ जेड एक्सिस के साथ पैरेलल मूव करेंगे। देखें पिक्चर दिखा दी मैंने, मालिक्यूल ये मूव कर रहा था एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल, कुछ मालिक्यूल वाई एक्सिस, जैसे ये जो फेस है इसको टकराएंगे, कुछ तो टकरा के इनके लिए बाउंड्री वो इनका बेक वो हो जाएगा, कुछ जो होंगे वर्टिकल ऊपर जाएंगे, इस जो ऊपर का फेस आ गया इससे V1 वाई से टकराएंगे और नीचे आके टकराएंगे। तो ये मालिक्यूल ऐसे भी टकरा रहे होंगे, ऐसे भी टकरा रहे होंगे और अप डाउन भी टकरा रहे होंगे। तो जो एक्स एक्सिस जिस रफ्तार से हो रहा होगा ऐसे वाई एक्सिस का हो रहा होगा, ऐसे जेड एक्सिस का हो रहा होगा, तीनों ही सेम होंगे। तो टोटल वेलोसिटी जो होती है पूरे क्यूब की, उसमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट होगा। तो रूट मीन स्क्वायर जो बाहर है, एवरेज तो कह रहे हैं लेकिन क्या रहा है वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी वो एक्स कंपोनेंट की, वाई कंपोनेंट की, जेड प्लस करेंगे। ये एक्स कंपोनेंट की इस दीवार के साथ कोलिजन हो रही होंगी, ठीक है, ये ऊपर वाला है, ऊपर के फेस वाले की नीचे वाले साथ हो रही होंगी, और ये वाले की जेड वाले की जो ये फेस है और वो जो वाला फेस नजर आ रहा है उनके आपस में टकरा रहे होंगे। तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल आर वेलोसिटी निकल आएगी RMS। अब हम जानते हैं ये तो इसकी ना सबके मास एक है, सबकी वेलोसिटी भी एक है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इलास्टिक है। इसका मतलब क्या होगा, जो Vx1 है वही Vxy भी होगा, वही Vxz, तीनों ही आपस में बराबर है। तो मैंने Vy की जगह Vx कर दिया, Vz की जगह Vx कर दिया, तीनों ही मास भी सेम था तीनों का, तीनों की वेलोसिटी भी सेम थी, डायरेक्शन में फर्क था बस सिर्फ। तो वो तीनों ही वेलोसिटियां सेम एक्स से ही मैंने कंसिडर कर ली, ठीक है। तो वन ये Vx स्क्वायर 3Vx स्क्वायर हो गया, रूट मीन स्क्वायर है, ये एवरेज का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। याद रख लीजिएगा ये वर्ड जो बोल रहा हूँ यही बोलना है आपको भी, रूट मीन स्क्वायर। अब हमने ये कहा कि अगर मैं इसको यहाँ पर जो Vx की जो वैल्यू आई है यहाँ पास, रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है ना। अब अगर हम जैसे यहाँ पे ये था, अभी थोड़ा सा इसको डिफाइन करना भूल गए, कि ये तीनों को जमा किया तो 3 टाइम हो गया, ठीक है। अगर मुझे Vx स्क्वायर मालूम करना हो तो 3 या मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 में जाइए करेगा वो टोटल वेलोसिटी को डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर दिया उसने। Vx स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट बराबर होगा टोटल RMS वेलोसिटी डिवाइड बाय 3। ये जो Vx स्क्वायर यहाँ क्वेश्चन 2 में था उसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, तो वो पुट कर दिया यहाँ पे। इसको रीअरेंज कर दिया मैंने, 3 को 1/3 कर दिया, रो अपनी जगह पे, टोटल वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ आ गया प्रेशर। देखें ये हो गया 1/3 टाइम द डेंसिटी ऑफ द गैस टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो कहलाता है आपका प्रेशर। देखिए होपफुल ये आपको सिंपल इजी एक एक चीज़ डिफाइन करने की कोशिश की गई है, इसलिए काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।